हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड ये सेकंड सेमेस्टर का जो है हिंदी का संपूर्ण पेपर को जो है हल करने वाले हैं, जो कि ये पेपर है 2016 का। इसमें जो है हम लोग संपूर्ण पेपर को हल करेंगे, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया, उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न और उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न को यानी संपूर्ण पेपर को जो है हल करेंगे। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और इसके अलावा जो है अदर पेपर को जो है आप लोग अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जो है आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप लोग जाकर सभी पेपर को जो है सॉल्व कर सकते हैं। लगभग पेपर जो है समाप्त हो चुका है। ये जो है 6 नंबर का पेपर है। तो इसमें जो है इसके अलावा जो सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट का है 2016, 17, 18, 19, 20, 22, 23 का पेपर जो है हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से जो है सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग जो है नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट वहाँ पे हमने बना दिया है, ठीक है। तो आज के पेपर में हम लोग जो है 2016 का प्रश्न पत्र करने वाले हैं। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, इसमें अगर हम बात करें पूर्णांक की, तो पूर्णांक आपको जो है ये 25 नंबर का ये आपका पेपर होता है हिंदी का। और 1 घंटे का जो है टोटल समय इसमें जो है समय 1 घंटे मिलता है, ठीक है। इसमें जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है 25 शब्दों में लिखना होता है, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है इसको जो है आपको 75 शब्दों में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग 2016 का जो है संपूर्ण पेपर को हल करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि जल शब्द में समाहित स्वर होता है। जैसे जल किस प्रकार से लिखा जाता है, वर्ण विच्छेद अगर इसका करेंगे जल का, तो ये जा हो जाएगा, आ हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे ला होगा, ये हलंत लगेगा, उसके बाद में आ होगा। तो इसका समाहित जो स्वर होगा इसमें छोटा सा मतलब छोटा आ जो लगेगा, ये स्वर जो है इसमें समाहित होगा छोटा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है कि छा संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है। तो आप लोगों को बता दी कि जो है संयुक्त स्वर की अगर बात करें तो संयुक्त स्वर जो है 4 होते हैं। कौन कौन से? ये होता है ए, ओ, और उसके बाद में औ होता है, ठीक है। ये 4 जो है इसको जो है संयुक्त, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पर भी बात करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि केवल पेपर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसे जो है संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। अगर हम संयुक्त वर्ण की अगर बात कर ले, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आता है कि छा आता है, तरा आता है, ज्ञा आता है और आपका सरा आता है, ठीक है। अब ये किस प्रकार से बनता है? जो छा होता है ये का हलंत लिखेंगे, उसके बाद में सा से बनेगा। उसके बाद में हम तरा की बात करें तो इसमें ता लगता है, हलंत नीचे रहेगा, यानी सब में हलंत रहेगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जो ज्ञा होता है ये जा से बनता है, और उसके बाद में इसमें जा, और इस प्रकार से यहाँ पे ज्ञा रहे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो सरा होता है, ये सरा में जो है ये बड़ा सा रहता है, और उसके बाद में रा रहता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं संयुक्त संयुक्त व्यंजन के नाम से जो है जानते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 4 होता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होता है, ठीक है। अगर संयुक्त वर्ण की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे 4 और प्लस 4 संयुक्त स्वर का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये व्यंजन का 4, तो टोटल जो है 8 हो जाएगा। यहाँ इतने अंदर से जो है क्वेश्चन नहीं पूछता है, केवल इतना ही पूछेगा। आपके सिलेबस में जो दिया है ये संयुक्त व्यंजन की बात करता है, ठीक है। छात्र, ज्ञा और सरा। तो ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे छा है, यहाँ पे देख सकते हैं का और सा से ये मिलकर बना होता है। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे दिया है 3 नंबर में दिया है कि पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? घन होता है, आगार होता है, कूट होता है या पादप होता है? तो घन मतलब होता है गहरा, गहरा, ठीक है। घन का मतलब होता है गहरा। ये पीडीएफ जो है आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जो है मिल जाएगा। उसके लिए टेंशन मत लीजिए, केवल वीडियो पढ़ते रहिए, ठीक। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है गहरा, या इसका मतलब होता है घना। घना मीन्स होता है संघनित, संघनित, ठीक है। और उसके बाद में आगार की बात करें तो आगार मीन्स होता है भंडार।
किसी चीज का भंडार, ठीक है। ये इसका मतलब होता है संग्रह स्थल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम पादप की बात करें तो पादप जो है पेड़ और पौधों पौधे को जो है पादप कहते हैं। तो यहाँ पे पर्वत शब्द का जो है समानार्थी कौन सा होगा? तो पर्वत की बात करें तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कूट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर पर्वत के समानार्थी की हम बात करें तो इसका मतलब होता है पहाड़ हो गया, पहाड़ हो गया, इसी को हम शैल कहते हैं, शैल के नाम से जानते हैं। नग हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसी को हम भूधर के नाम से जानते हैं, महीधर, महीधर के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में इसी को हम कहते हैं गिरि, ठीक है। गिरि और आंचल और शिखर। तो इतना जो है आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में हम जो है 4 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है कि विरोध शब्द का विलोम बताइए। तो ये विलोम, पर्यायवाची और उसके बाद में समानार्थी, ये सभी का जो है हम लोग टेलीग्राम पे हमने जो है ये आप लोगों को सीट जो है प्रोवाइड किया था। तो वहाँ से जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए उसका पीडीएफ, वो नोट्स बिल्कुल प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। आज तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सब शामिल है। तो उसको जो है आप लोग डाउनलोड करके उसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पे 4 नंबर में दिया है कि विरोध शब्द का विलोम क्या होता है, ठीक है। सहमत होता है या सहायता होता है, समर्थन होता है या अनुरोध होता है। तो विरोध का मतलब होता है समर्थन करना, ठीक है। विरोध मतलब किसी का अपोजिट करना, या समर्थन, समर्थन मीन्स इसका अपोजिट समर्थन हो जाएगा। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं 5 नंबर में दिया है कि कलम पकड़ने की सही विधि क्या होती है। जो हम कलम पकड़ते हैं उसकी सही विधि क्या होती है? जैसे ये आपका हाथ का पंजा हो गया, इस प्रकार से ये अंगूठा हो गया, इस प्रकार से जो है ये 4 1 5 अंगुली ये बन गया, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार से हम कलम को जो है सही पकड़ने का तरीका क्या होता है? पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम पकड़ना, या पहली उंगली और अंगूठे के सहारे पकड़ना, या पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम को रखकर अंगूठे से पकड़ना। ये पहली और दूसरी इसके बीच में रखकर जो है कलम को अंगूठे से जो है पकड़ा जाता है। तो ये आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा। अब इसके 5 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, अगर इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो है आंसर बिल्कुल दिया रहेगा आपके पीडीएफ में, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद में अब हम लोगों का जो है ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो है बिल्कुल समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें जो दिया हुआ है इसको 25 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि जो है एक सांकेतिक प्रणाली होती है, जैसे अलग अलग प्रकार की लिपि होती है, जैसे देवनागरी लिपि हो गया, रोमन लिपि हो गया, गुरुमुखी लिपि हो गया, तो ये सब लिपि होते हैं। या एक संकेतात्मक प्रणाली होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से भाषा की ध्वनियों को, जो भाषा होती है उसके ध्वनियों को जो है लिखित रूप में जो है प्रस्तुत करते हैं, यानी उसको लिखित रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी को जो है हम कहते हैं लिपि। जैसे यहाँ पे दिया है कि देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि, ठीक है, इसके अलावा भी लिपि होता है। उसके बाद में 7 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जो स्वर जो है ध्वनियाँ अल्पकाल तक उच्चारित होती है, इसमें कम समय तक लगता है, ठीक है, उसे जो है ह्रस्व स्वर कहते हैं। उदाहरण छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं 8 नंबर में दिया है कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले ये देखिए कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन उसे कहते हैं जिसको बोलने पर जो है ऊष्मा आपके मुंह से जो है निकलेगी, मुख से। जैसे बोलिए यहाँ पे सा बोलेंगे ना तो ऊष्मा निकलेगी। तो इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या जो है 4 होती है। ये चारों जो सा होता है, छोटा सा, बड़ा सा, इसे पेटफरुआ सा कहते हैं, हा होता है, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा, घूम घुमा के वही क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। 9 नंबर में दिया है कि अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है। तो विराम चिन्ह जितने भी हैं उसको बारे में हम लोग जो है इसी वीडियो में या अगले वाले पेपर में जो है हम लोग बात करेंगे। विराम चिन्ह जितने भी होते हैं आपके एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि ये सिलेबस में दिया हुआ है। तो अल्प विराम का प्रयोग जो है कब किया जाता है, इसका जो है हम लोग देखते हैं।
तो अल्प विराम का प्रयोग जो है वाक्य के अंदर वाक्यांशों को अलग करने या विचारों के बीच में छोटे से विराम को जो है दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे जो है इसको जो है सेंटेंस के बीच में करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग। लेकिन जो पूर्ण विराम होता है उसका प्रयोग लास्ट में करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 10 नंबर में दिया है कि लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएँ लिखिए। जो लेखन शिक्षण होता है कि हम किसी बात को अब व्यक्ति को लिखते हैं, तो उसका शिक्षण में जो है क्या विशेषताएँ होती हैं। तो यहाँ पे दिया है कि यह बच्चों को सही ढंग से अक्षरों और शब्दों को लिखने में मदद करता है और लेखन शिक्षण बच्चों को सुंदर और सुव्यवस्थित लेखन शैली का जो है विकास करता है। तो ये लेखन शैली का 2 विशेषताएँ हो गई, अक्षर हो गया और शब्दों को लिखने में मदद करता है और इसके द्वारा बच्चे क्या करते हैं कि सुंदर और सुव्यवस्थित रूप में किसी भी शैली को लिखते हैं। तो ये लेखन शिक्षण की विशेषताएँ हमने देखा। 11 नंबर में दिया है कि लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य किन्हीं 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। लिखना यानी किसी को जो है अगर लिखना सिखाते हैं, तो उसमें जो है किन बातों को ध्यान देना चाहिए, 2 बिंदुओं को लिखना है। तो लिखने के लिए क्या करना चाहिए कि अक्षरों की संरचना के बारे में जो है जानकारी रहना चाहिए और आकार किस प्रकार से अक्षर बनते हैं उसके बारे में जो है नॉलेज होना चाहिए। तो इसका जो है अभ्यास कराना चाहिए और उसके बाद में कलम पकड़ने और लिखने के सही ढंग से की जो है बच्चों को जानकारी देना चाहिए कि कलम से किस प्रकार से पकड़ना चाहिए। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि कलम को ठीक प्रकार से पकड़ने का तरीका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने देखा, ठीक है? उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं शाश्वर वाचन की विशेषताएँ लिखिए। शाश्वर वाचन मतलब उसमें बोलते हैं, साथ में कोई बोला तो उसके बाद भी जो है बाद में हम भी रिपीट करते हैं, तो ये शाश्वर वाचन होता है। तो शाश्वर वाचन में जो है पाठ को सही स्वर और भाव के साथ जो है पढ़ा जाता है और उच्चारण की शुद्धता और गति का जो है विशेष ध्यान इसमें रखना पड़ता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि पाठ के अर्थ और भाव को जो है प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना, ये जो है सस्वर वाचन की विशेषताएं होती है। यह सुनने वाले की रुचि और ध्यान केंद्रित करने में जो है सहायता करता है। अगर आप कोई भी जो है बोलते हैं, अगर सामने वाले को अगर समझ में नहीं आता है तो सस्वर वाचन नहीं होगा। तो ये विशेषताओं के बारे में हमने बात किया। उसके बाद में 13 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि श्रवण कौशल की कोई 2 विशेषताएँ लिखिए। श्रवण मतलब जो कान के द्वारा हम जो सुनते हैं। तो एक हो गया सक्रिय श्रवण और एक हो गया आनंदमय श्रवण। तो सक्रिय श्रवण में क्या होता है कि इसमें जो श्रोता होता है, सुनने वाला वक्ता के शब्दों को अपने भावों को पूरी तरह से समझने का जो है प्रयास करता है। जो मतलब कोई भी यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो गया इस प्रकार से अगर ये बोला, ठीक है? अपने मुख से बोला तो ये कान के द्वारा जो है सुनेगा, यानी वक्ता के शब्दों, भाव को पूरी तरह से समझने का प्रयास करता है, ठीक है? कि ये जो बंदा बोला है ये हमारे समझ में आया कि नहीं आया? तभी तो अभिव्यक्ति होगी। ये तो आप लोगों को पता होगा कि अभिव्यक्ति किसे कहते हैं। अभिव्यक्ति उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति के 2 व्यक्तियों के बीच में जब संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो वहाँ पे अगर जो वक्ता होता है, श्रोता सुनने वाले को अगर कोई समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पे अभिव्यक्ति नहीं होगा। इसके उदाहरण की बात करते हैं कि शिक्षक का व्याख्यान सुनकर उसे लिखना, यानी जो कोई टीचर है अगर क्लास में वो किसी चीज़ का व्याख्या कर रहा है, कहानी बता रहा है या कविता बता रहा है, तो उसका ठीक प्रकार से सुनना और उसका व्याख्या जो कर रहा है, उसको ठीक प्रकार से सुनना ही श्रवण कौशल होता है। एक होता है आनंदमय श्रवण। इसमें क्या होता है व्यक्ति केवल मनोरंजन के लिए सुनता है, जैसे हो गया रेडियो पर कहानी सुनना या संगीत सुनना। तो हमने देखा कि श्रवण कौशल की जो है विशेषताएं क्या होती हैं, विधियां क्या होती हैं। उसके बाद में यहाँ पे 14 नंबर में दिया हुआ है कि बर्तनी संबंधी अशुद्धियों को सुधारने के उपाय बताइए। जो बर्तनी आपने लिखा जैसे सही लिखा, तो सही को किस प्रकार से हम बर्तनी को शुद्ध कर सकते हैं, इसको सुधारने के जो है हमको यहाँ पे उपाय लिखना है। तो उपाय के लिए क्या करेंगे कि जो शब्द होता है, शब्द को सही उच्चारण और लेखन का जो है अभ्यास कराना और कठिन शब्दों को जो है सूची तैयार करना और उसके जो है बार-बार पढ़ना। तो इससे क्या होगा बर्तनी में जो अशुद्धियाँ रहेगी वो शुद्ध हो जाएगी। उसके बाद में है शब्दकोश को जो है नियमित उपयोग करना, जो शब्दकोश होता है, डिक्शनरी होता है, उसको नियमित प्रकार से उपयोग करना ताकि बर्तनी भी सही हो जाए और आपका नॉलेज भी बढ़े उससे।
शिक्षकों का जो है मार्गदर्शन और नियमित लिखने की जो है आदत विकसित करना चाहिए। इससे क्या होगा कि बर्तनी में जो अशुद्धियाँ रहेगी, वो शुद्ध हो जाएगी। अब यहाँ पे दिया है कि विराम चिन्ह से क्या अभिप्राय होता है, प्रमुख विराम चिन्ह कौन-कौन से होते हैं? तो 12 प्रकार के विराम चिन्हों के बारे में आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो उन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? इस वीडियो में नहीं, लेकिन अगले नेक्स्ट वीडियो में यानी 2016 का पेपर करेंगे, उसके बाद में 2017 का पेपर करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग बिल्कुल विस्तार से विराम चिन्ह के बारे में बात करेंगे। तो प्रमुख विराम चिन्ह की बात करें तो ये पूर्ण विराम हो गया, इसका मतलब यहाँ पे अभिप्राय पूछा गया है, तो विराम चिन्ह वे चिन्ह होते हैं, जो वाक्य के भाव, अर्थ और संरचना को जो है स्पष्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है कि पूर्ण विराम ये हो गया, अल्प विराम हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, विस्मयादिबोधक, उद्धरण और अर्धविराम, ठीक है? तो ये पूर्ण विराम का प्रयोग जो है सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग और अर्ध विराम का प्रयोग ये जो है सेंटेंस के वाक्य के बीच में किया जाता है। और प्रश्नवाचक चिन्ह का जहाँ पे प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर होता है इसको बताना है। तो अनुस्वार उसे कहते हैं जो बिंदी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे हमने लिखा गंगा, तो यहाँ पे जो ये बिंदी लिखा है इसको जो है हम अनुस्वार कहते हैं। और अनुनासिक क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा चाँद, तो चाँद पे ये जो चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं इसी को जो है हम अनुनासिक के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे पंचमा अक्षर जो होता है इसका जो है ये प्रतिनिधित्व करता है, जैसे गंगा हो गया, कंबल हो गया। और अनुनासिक की बात करें इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है और स्वर के साथ जो है नासिका ध्वनि निकलती है। जैसे चाँद हो गया, हाँ हो गया, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है ये हमारा 16 है, 16 के बाद 17 जो है यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि स्पर्श व्यंजन से क्या अभिप्राय होता है और अंतस्थ व्यंजनों में कौन-कौन से भिन्न है? कैसे भिन्न है? ये अंतस्थ व्यंजनों से किस प्रकार से भिन्न है? तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? तो स्पर्श व्यंजन की अगर बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु प्रवाह को जो है पूर्णतया अवरुद्ध किया जाता है, उसी को जो है हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 होती है। इसमें जैसे हो गया का, खा, गा, घा, अंगा ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन से भिन्नता किस प्रकार से? तो अंतस्थ व्यंजन में जो है या, रा, ला, वा होती है और इसमें वायु प्रवाह जो है अवरुद्ध नहीं होता है। इसमें वायु प्रवाह का जो है अवरुद्ध होता है, जैसे या, रा, ला, वा ये डायरेक्ट बोलेंगे, इसमें वायु का प्रवाह जो है सॉरी यहाँ पे जो है अवरुद्ध नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है और अंतस्थ व्यंजन से किस प्रकार से अस्पर्श व्यंजन भिन्न है। 18 नंबर में हम देखते हैं कि हिंदी शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग से क्या लाभ होता है। तो श्रव्य मीन्स सुनना होता है, दृश्य मीन्स दिखाना, ठीक है? तो इसका जो है हम प्रयोग जो है हिंदी शिक्षण में क्यों करते हैं, इसका क्या लाभ होता है? तो जो ये होता है सर्वदृश्य सामग्री जो सहायक सामग्रियाँ होती हैं इसका प्रयोग हम इसीलिए करते हैं कि जो टीचिंग हम करते हैं तो उसको किस प्रकार से जो है रुचि बनाया जाए और प्रभावी बनाया जाए कि बच्चों को ठीक प्रकार से समझ में आए। यानी छात्रों की समझ और याददाश्त को ये बढ़ाता है। अमूर्त विषयों को जो है स्पष्ट करता है। अब यहाँ पे ये है कि अमूर्त विषय क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ पे अगर हम देखकर इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो है मूर्त है। मूर्त मतलब जैसे मूर्ति होगा, किसी देवी-देवता की मूर्ति होती है तो ये मूर्ति इसको हम देख के बात करते हैं, लेकिन अमूर्त वस्तु है ये यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है तो उसके बाद जो हमें दिखाई नहीं देता, उसके बारे में हम बात करते तो अमूर्त हो गया, ठीक है? यानी अमूर्त विषयों को जो है स्पष्ट करता है ये इसके द्वारा देखकर। जैसे यहाँ पे हो गया अगर हम सर्वदृश्य साधनों की बात करें तो यहाँ पे आपका हो गया जैसे प्रोजेक्टर होता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है और वीडियो का जो है प्रयोग करके हम लोग हिंदी शिक्षण को किस प्रकार से एक प्रभावशाली तरीके से जो है बच्चों को उसके बच्चों के अंदर जो है रुचिकर और प्रभावी तरीके से हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2016 का जो है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग जो है 2017 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और अगर हम बात करें इसके अलावा अन्य पेपर को आप लोग देखना चाहते हैं, तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोगों को इसके अलावा भी अन्य पेपर जो है आप सभी लोगों को इतना जो है बिल्कुल कंप्लीट वहाँ पे मिल जाएगा, यानी संपूर्ण पेपर वहाँ पे हल किया गया है, ठीक है? और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे जितने भी क्लास होते हैं सभी क्लास का पीडीएफ आप सभी लोगों को फ्री में जो है बिल्कुल
फ्री में मिल जाता है, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकें आप लोग, ठीक है? तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सोशल मीडिया से आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और क्लास किस प्रकार से लगा इसको फीडबैक जो है आप लोग देते रहिए, क्योंकि जो है क्लास के ये पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है? तो पीडीएफ भी फ्री में आप सभी लोगों को दिया जाता है, बिल्कुल सभी पेपर राजन सीरीज। और उसके बाद में अगर हम बात करें थ्योरी की क्लास, तो थ्योरी की क्लास भी लगभग 3 पेपर कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है? तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे हम लोग जो है 2017 का जो है क्वेश्चन पेपर देखेंगे। उसको बिल्कुल पूरी तरह से जो है ये 17, 18, 22, 20 सब कुछ जो है बिल्कुल जितना भी पेपर आप सभी लोगों का एग्ज़ाम में हुआ है, सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।